Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamda Saqib and today we'll be discussing lecture number 22 of Biochemistry and Genetics 2. Today's lecture is very interesting and we'll be discussing today the DNA replication in eukaryotes and prokaryotes. एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों ने प्रॉबेबली अपने इंटरमीडिएट में सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। तो आज का लेक्चर बिल्कुल वैसा ही है, हम इसमें वही बातें दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। बहुत सी चीज़ें आपके ऑलरेडी बैकग्राउंड नॉलेज में होंगी, लेकिन obviously I'll start from the basic concepts and then we'll go towards the complicated ones. This is a review of the previous lecture and these are the learning outcomes of today's lecture. सबसे पहले डीएनए क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम डिस्कस करेंगे। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, द वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल में ये बताया गया है कि डीएनए बेसिकली एक डबल स्ट्रैंडेड हीलिक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ रन कर रही होती हैं इन अ हेलिकल स्ट्रक्चर एंड दोज टू स्ट्रैंड्स आर बाउंड टू ईच अदर. So nucleotides in a DNA backbone are bonded together by phosphodiesterase linkage between the 3' and 5' carbons. तो ज़रा आप लेफ़्ट साइड पे डायग्राम देखें तो आप देख रहे हैं कि दो स्ट्रैंड्स आपको नज़र आ रही हैं। एक 5' एंड है जो कि 3' एंड पे एंड कर रही है, और उसके साथ 3' एंड है जो कि 5' एंड पे एंड कर रही है। तो ये दो जो स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं विद द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, जिसमें एडेनिन थायमीन के साथ बेस पेयर बनाता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ बेस पेयर बनाता है, और इंडिविजुअल जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज बॉन्ड लिंक हुए होते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली जो इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स आपको नज़र आ रहे हैं उनके फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज लिंकेज होता है, जो कि हम और डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ अ डायरेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट इज़ एन इंग्लिश वर्ड विच मीन्स समथिंग दैट कम्प्लीट्स अनदर। लाइक कहते हैं कि टी एंड बिस्किट्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब दे कम्प्लीट ईच अदर, दे मेक अ कम्प्लीट स्नैक, इवनिंग टाइम स्नैक। इसी तरह डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब कि डीएनए में जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए का मतलब बेसिकली क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया। और एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड होता है जिसमें दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ रन कर रही होती हैं, और एक स्ट्रैंड जो सी होती है वो 5' टू 3' एंड होती है, और जो दूसरी स्ट्रैंड होती है वो 3' टू 5' एंड रन कर रही होती है। DNA has three main components. The deoxyribose which is a pentose sugar, मतलब कि जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटोज होता है, 5 साइड्स होती हैं जो कि आपको नज़र आ रहा है नीचे, पेंटागन लाइक स्ट्रक्चर होता है शुगर का। सेकंड होती है बेस और थर्ड होता है फॉस्फेट। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में ये तीन चीज़ें होती हैं, और एक पूरे स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक डीऑक्सीराइबोज होता है, एक बेस होती है, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। बेसेस कौन सी होती हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में? बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं। एक होती हैं पिरिमिडीन्स और दूसरी होती हैं प्यूरीन्स। पिरिमिडीन्स आर मेड अप ऑफ 1 6 मेंबर रिंग, जिसके अंदर दो बेसेस आती हैं, थायमीन एंड साइटोसिन, और प्यूरीन्स आर मेड अप ऑफ अ 6 मेंबर रिंग फ्यूज टू अ 5 मेंबर रिंग विच इंक्लूड एडेनिन एंड ग्वानिन। तो बेसिकली तो जो डीएनए के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, डीऑक्सी एक राइबोज है, एक बेस है और एक फॉस्फेट है, उनमें जो सेकंड कंपोनेंट है बेसिस, उनकी आगे से टाइप्स बता दिया आपको कि बेसिस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन of a pentose sugar, phosphate and one of the 4 bases। तो जो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है या डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनता है, उसका स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें होती हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है,
और एक बेस होती है। ठीक हो गया, तो ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनता है जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब ये उसने बात बताई है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरह जुड़ा होता है। दे आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय अ लिंकेज नोन एज द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, हमने अभी स्लाइड में भी देखा ये। तो राइट साइड पे जो आप लेफ़्ट साइड पे जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है उसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड देखें डीएनए का 5 प्राइम एंड जिसके ऊपर लिखा है और जिसके नीचे 3 प्राइम एंड लिखा है, जो कि मोस्ट लेफ़्ट साइड पे आपको स्ट्रैंड नज़र आ रहा है। उसके आप देखिए इंडिविजुअल जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर लिंक टू वन अनदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस। ठीक हो गया, तो यही बात बताई थी आपको पहले। तो इंडिविजुअल जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं विद इन वन स्ट्रैंड वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद हेल्प ऑफ अ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। डीएनए रेप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म्स द बेसिस फॉर इनहेरिटेंस। अगर डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं करेगा तो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कैसे करोगे। तो डीएनए की रेप्लिकेशन होनी ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस और माइटोसिस में जो आपको हम पढ़ते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है इंटरफेज में, जिसकी वजह से फिर डॉटर सेल्स में आपके क्रोमोसोम्स जाते हैं। वो किस वजह से डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है, वो विद द हेल्प ऑफ दिस फिनोमिना। DNA replication is a fundamental process occurring in all cells for copying DNA to transfer the genetic information to the daughter cells, as I've told you. Each cell must replicate its DNA before division. DNA replication is a semi-conservative process. इसे सेमी कंजर्वेटिव इसलिए कहा जाता है कि उसमें जो एक स्ट्रैंड होता है वो पेरेंट का मौजूद रहता है और जो दूसरा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बनता है डीएनए एप्लीकेशन में वो जो सा होता है वो न्यू बनता है। तो सेमी कंजर्वेटिव है कि आधा जो स्ट्रैंड होता है वो पेरेंट से होता है और आधा स्ट्रैंड नया बनता है। ये आपको भी बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ करके बात नहीं बताती, लेकिन कम से कम जो डायग्राम आपको राइट साइड पे दी है उसको ज़रा गौर से देखें कि जो ऊपर हेलिकल स्ट्रक्चर चल रहा है ना वो नीचे आके अनवाइंड हुआ है और जब वो अनवाइंड हुए हैं तो इंडिविजुअल दो स्ट्रैंड्स के ऊपर नए स्ट्रैंड्स नीचे लग गए हैं। तो जो नए स्ट्रैंड्स लग रहे हैं वो न्यू स्ट्रैंड है और जो स्ट्रैंड ऊपर से कंटिन्यू हुआ है वो पेरेंट का स्ट्रैंड है। तो डैट मीन्स कि डीएनए रेप्लिकेशन में पेरेंटल जो स्ट्रैंड होता है वो डिग्रेड नहीं होता और वो उस पेरेंटल स्ट्रैंड पे नया स्ट्रैंड बनता है। ठीक हो गया। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। पेरेंटल स्ट्रैंड्स आर नॉट डिग्रेडेड। ईच बेस पेयरिंग अलाउज ईच स्ट्रैंड टू सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर अ न्यू स्ट्रैंड। तो जो पेरेंट के जो स्ट्रैंड जो अनवाइंड हुए हैं दे फॉर्म अ बेसिस, दे प्ले अ रोल एज अ टेम्पलेट और उस टेम्पलेट के ऊपर नया स्ट्रैंड बनता है जिसकी वजह से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। सो द न्यू ड्यूप्लेक्स और द न्यू डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दैट इज़ बीइंग मेड, जो आपको राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि नीचे आके जब डीएनए अनवाइंड हुआ है तो नए डीएनए वो डबल स्ट्रैंड बन रहे हैं, जो कि पहले एक था तो नीचे आके दो जो उनसे हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहे हैं। ठीक है, तो जो नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं ना वो न्यू होते हैं और जिन पे वो बन रहे हैं वो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है। सो द न्यू ड्यूप्लेक्स इज हाफ पेरेंट टेम्पलेट एंड हाफ न्यू डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन में एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है जिसपे कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है जिसमें सेमी डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है। इट इज़ फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एंड जॉइंड बाय लाइगेजेस। तो जस्ट कीप इन माइंड बिफोर आई गो ऑन टू द एक्सप्लेनेशन कि जब डीएनए अनवाइंड होता है, अब उसके जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में पहले वाइंडेड होते हैं, फिर जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो वो दो स्ट्रैंड्स अनवाइंड होते हैं। तो एक स्ट्रैंड के ऊपर कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है न्यू डीएनए की और एक के ऊपर सेमी डिसकंटिन्यूस होती है। और वो क्यों सेमी डिसकंटिन्यूस होती है हम लेक्चर की आगे जाके बात ये पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन की एनर्जी कहाँ से आती है? सो द एनर्जी ऑफ रेप्लिकेशन, द न्यूक्लियोटाइड्स अराइव एज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। सो आपको पता है कि डीएनए के अंदर जो से कहते हैं हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में। एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक बेस होती है। तो इनिशियली क्या होता है जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो उसमें ट्राइफॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं।
तो हमने तो पढ़ा कि जी एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो जो बाकी के 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सो डीएनए बेस एंड शुगर विद 3 फॉस्फेट ग्रुप्स. सेकेंड, डीएनए बेसिस अराइव विद देयर ओन एनर्जी. तो एक तो फॉस्फेट ग्रुप्स 3 होते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं. दूसरा, डीएनए के जो बेसिस हमने पढ़े हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, उनकी एक तो अपनी एनर्जी होती है. और तीसरा, दे आर बॉन्डेड बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि खुद भी एनर्जी प्रोवाइड करता है डीएनए रेप्लिकेशन की. तो 3 सोर्सेज आपने याद रखने के कहाँ से एनर्जी मिलती है डीएनए रेप्लिकेशन की. एक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से, एक डीएनए के बेसिस में उनकी अपनी एनर्जी होती है, और तीसरा जो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 वो खुद भी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है. डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और प्राइमर इज़ नीडेड. वाई? DNA polymerase can only add nucleotides to the 3' end of a growing DNA strand. यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं कि जी DNA जो सा है वो बनता तो 5' to 3' एंड में, और ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि DNA ने जो बनना होता है ना वो हमेशा 5' to 3' एंड पे बनता है. ठीक है, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि DNA polymerase can only add nucleotides to the 3' end of a growing DNA strand. Need a started nucleotide to make a bond. Strand only grows 5' to 3'. अभी आखिरी बात में बच्चे कन्फ्यूजन करेंगे कि template is read in the 3' to 5' direction while the polymerization takes place in the 5' to 3' direction. इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है जो कि मैं आपको अभी डिटेल में आगे जाके डायग्राम में भी बताऊंगी. अभी हम सिर्फ बैकग्राउंड नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं. ये बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पे हम आगे जाके कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा जब डीएनए ने ग्रो करना है तो वो 5' to 3' एंड में ग्रो करेगा, और न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा 3' एंड में ऐड होते रहेंगे, और 5' to 3' एंड में डीएनए, नया डीएनए, कीवर्ड है द न्यू डीएनए विल ऑलवेज ग्रो इन द 5' to 3' डायरेक्शन. सो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, दिस इज द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. सो व्हाट डज इट मीन दैट टेम्पलेट इज रेड इन द 3' to 5' डायरेक्शन? बेटा अगर पेरेंट का डीएनए 3' to 5' होगा, उसके ऊपर जो डॉटर डीएनए बनेगा वो 5' to 3' बनेगा, बिकॉज दे हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. एक स्ट्रैंड 5' to 3' एंड तक रन कर रहा होता है, दूसरा 3' to 5' एंड रन कर रहा होता है. तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो अगर पेरेंट का जो डीएनए है उसके ऊपर नया डीएनए बनना है तो पेरेंट का डीएनए 3' to 5' एंड रन कर रहा होगा, तब उस पर 5' to 3' एंड जो न्यू डीएनए बनेगा. ठीक है, इसकी जो मोर डिटेल है हम डायग्राम में जाकर डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने खुद भी ड्रॉ करके इस स्लाइड में अटैच किया. नाउ व्हाट इज़ अ प्राइमर? प्राइमर बेसिकली इज़ अ आरएनए प्राइमर एंड इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय एन एंजाइम नोन एज प्राइमेज. तो एक एंजाइम होता है प्राइमेज जो कि प्राइमर बनाता है. इट सर्व्स एज अ स्टार्टर फॉर डीएनए पॉलीमरेज 3. तो डीएनए पॉलीमरेज 3 ने न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने होते हैं पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर ताकि न्यू डीएनए बन सके. और डीएनए पॉलीमरेज को स्टार्ट होने के लिए एक आरएनए प्राइमर की बहुत ज़रूरत होती है. अगर वो आरएनए प्राइमर मौजूद नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज कभी भी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं कर सकेगा पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर. ठीक हो गया. और वो आरएनए प्राइमर बनता कैसे है? वो प्राइमेज एंजाइम की वजह से बनता है. ओनली 1 आरएनए प्राइमर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, तो एक ही आरएनए प्राइमर चाहिए होता है लीडिंग स्ट्रैंड के लिए. ये जहन में रखिएगा, एक ही आरएनए प्राइमर चाहिए आपको लीडिंग स्ट्रैंड के लिए, बिकॉज लीडिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होनी है न्यू डीएनए की. जबकि आरएनए प्राइमर्स फॉर द लैंगिंग स्ट्रैंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स. अब ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की बला क्या है, हम ये लेक्चर के जब हम लोग रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स पढ़ेंगे तब आपको बेहतर समझ आएगी. ठीक है, फिर मैं आपको वो उसमें ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या चीज़ होती हैं. फ़िलहाल के लिए बस ये याद रखें, इस स्लाइड में से जो आपने मेन पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है आपने कि डीएनए पॉलीमरेज विदाउट आरएनए प्राइमर कभी भी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स न्यू डीएनए सिंथेसिस बनाने के लिए ऐड नहीं कर सकता. और आरएनए जो प्राइमर होता है
वो किस एंजाइम से बनता है, प्राइमेज एंजाइम से बनता है। जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क का, वहाँ पे सिर्फ एक आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है, जबकि लैगिंग जो स्ट्रैंड होता है वहाँ पे डिपेंड करता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट से। और इस कॉन्सेप्ट का डिटेल मैं आपको आगे जाके दूंगी। आरएनए प्राइमर हैज़ अ फ्री 3 OH ग्रुप टू विच द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज बाउंड। ये भी आगे जाके डिटेल समझ आएगी, इसलिए हम सिर्फ मेन पॉइंट्स का दिमाग में एक स्केच बना रहे हैं ताकि हम डिटेल देख सकें। डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, के रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ पे होनी है डीएनए की। सेकंड, डीएनए ने अनवाइंड होना है, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए जो सा होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रैंड्स आपस में बाउंड होंगे, तो उन 2 स्ट्रैंड्स को आपस में अलहदा करना ज़रूरी है, उनको अनवाइंड करना ज़रूरी है ताकि ईच स्ट्रैंड के ऊपर न्यू डीएनए बन सके। जब वो अनवाइंड हो जाएगा तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए SSDNA वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा जो पेरेंटल है, और उसके ऊपर न्यू डॉटर डीएनए बनेगा। और इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बनने को रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है। इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस होती है और इलॉन्गेशन होती है। इनिशिएशन किस तरह होती है? विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर, और इलॉन्गेशन कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज जो कि न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। प्राइमर का फिर रिमूवल होगा, लाइगेशन होगी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए सेगमेंट्स की, और फिर रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। तो ये एक स्लाइड में उन्होंने कंप्लीट आपको डीएनए रेप्लिकेशन के मेन पॉइंट्स बता दिए कि किस तरह आपके स्टेप्स टेक प्लेस करते हैं। कि इनिशियली आइडेंटिफाई होगा कि कहाँ पे रेप्लिकेशन होनी है, फिर आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अनवाइंड होगा, जब वो अनवाइंड हो जाएगा तो फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएंगे और उनके ऊपर न्यू डीएनए बनेगा। इनिशिएशन होगी डीएनए सिंथेसिस की, फिर इलॉन्गेशन होगी न्यू डीएनए की, प्राइमर रिमूव होगा, डीएनए जो न्यू सिंथेसिस हुई थी उसकी लाइगेशन होगी, लाइगेशन से मुराद क्या है? अटैचमेंट होगी, और उसके बाद आपका दोबारा से क्रोमैटिन स्ट्रक्चर रिकॉन्स्टिट्यूट कर जाएगा। कंपोनेंट्स या एंजाइम्स कौन से होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के? डीएनए पॉलीमरेज जो कि न्यू डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड पोलीमराइजेशन करवाता है, न्यू डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा इन द न्यू डीएनए। हेलिकेज क्या करता है? जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर है उसको अनवाइंड करने में हेल्प करता है। और जो टोपोआइसोमरेज है, इट रिलीव्स द टॉर्शनल स्ट्रेन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम हेलिकेज इंड्यूस्ड अनवाइंडिंग। तो बेसिकली जब आपने ये बात एक देखी होगी, जब हम एक चीज़ को जब नॉट हमने लगाया होता है और जब उस हम नॉट को खोलने की कोशिश करते हैं तो जो पीछे की तरफ जो आपके स्ट्रैंड्स होते हैं उनके अंदर एक टॉर्शन आ जाता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है खोलने के लिए नॉट को। तो जब आप नॉट खोल रहे होते हैं तो पीछे की तरफ टॉर्शन बढ़ रही होती है, जो पीछे की तरफ आपके स्ट्रैंड्स हैं। तो उस टॉर्शन को कम करने के लिए, उस जिसे कहते हैं वाइंडिंग को कम करने के लिए, आपके टोपोआइसोमरेजेस हेलिकेज इंड्यूस्ड अनवाइंडिंग की वजह से जो टॉर्शन स्ट्रेन आ रहा होता है पीछे वाले डीएनए के ऊपर, उसको रिलीव करवा रहा होता है। आरएनए प्राइमेज आपको पता है कि वो प्राइमर बनाता है, जिसकी वजह से प्राइमर जिसे कहते हैं, प्राइमर बनने की वजह से डीएनए पोलीमराइजेशन करवाएगा। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्री मेच्योर री एनीलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्रिवेंट करेंगी। मतलब जो आपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनवाइंड किया था उसको दोबारा आपस में जुड़ने से प्रिवेंट करेंगी, ताकि दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के आपस में सेपरेटेड रहे और उनके ऊपर न्यू डीएनए बनता रहे। ठीक हो गया? तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का ये काम होता है। और डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है? सील्स द सिंगल स्ट्रैंड निक बिटवीन द नेसेंट चेन, जो न्यू चेन बनी है, जो न्यू स्ट्रैंड बना है, एंड द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये कंपोनेंट्स है आपकी। इन एंजाइम्स के नाम आपने याद रखने हैं और एंजाइम्स को हम डिटेल में इंडिविजुअल प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो बेटा अब तक हमने जितनी भी ये सारी बातें पढ़ी ना, ये आपका बेसिकली क्या था, ये आपका एक बैकग्राउंड नॉलेज बनाया ताकि हम अब कॉम्प्लेक्स और सिक्वेंशियल स्टेप्स में चल सकें। तो अब जिनको समझ नहीं आई थी कि किस तरह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनवाइंड होगा, फिर उस पर किस तरह प्राइमर लगेगा, फिर उस प्राइमर के ऊपर आपका डीएनए पॉलीमरेज फिर न्यू स्ट्रैंड ऐड करेंगे, अब हम वो डिटेल में देखेंगे आगे जाके। तो ये सारी की सारी जो ये बातें बताई हैं आपका बैकग्राउंड नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए बताई हैं, ताकि आपको ये टर्म्स का मीनिंग पता और इन टर्मिनोलॉजीज़ को हम आगे यूज़ करेंगे।
अब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कैसी होती हैं। आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सॉरी इल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उनका। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो बेसिकली जो आपका प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एक उनके डीएनए में एक जगह होती है जिसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या उसका दूसरा नाम हो रहता है ओरीसी। तो बेसिकली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक डीएनए की वो जगह है जहाँ पे डीएनए ने रेप्लिकेट होना शुरू होना है। तो आपको याद है जब हमने स्टेप्स पढ़े हैं डीएनए के कि व्हाट आर द स्टेप्स, तो पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। की रेप्लिकेशन तो डीएनए तो इतना लंबा है, डीएनए तो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो उसमें कौन सी जगह जहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होनी है, वो प्रोकैरियोटिक डीएनए में वो जगह होती है जहाँ पे ये सीक्वेंस पड़ा होता है आपका बेस पेयर्स का। सो द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और द ओरीसी इज़ अ 245 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए एंड इट कंटेन सेवरल कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। तो इसके अंदर एक जगह होती है जहाँ पे 9 बेस पेयर रिपीट्स होते हैं, विच बेस पेयर्स टी टी ए टी डबल सी ए। तो आप इनको काउंट करो तो कितने बेस पेयर्स बनेंगे, 9 बनेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, तो आप राइट साइड पर डायग्राम देखो कि ये आपको एक डीएनए का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको राइट साइड पे 9 बेस पेयर्स वाले रीजन नज़र आ रहे हैं। 9 बेस पेयर्स वाले रीजन मतलब कि ये जो ब्लू एरियाज़ है ना, यहाँ पे 9 ये बेस पेयर्स मौजूद हैं जिनका सीक्वेंस यहाँ मेंशन है, डबल टी ए टी डबल सी ए। इन सीक्वेंसेस में ये जगह मौजूद हैं यहाँ पे। और इनका काम क्या होता है, दे आर यूज्ड फॉर ओरिएंटेशन, spacing and sequences of the 9 base pair repeats are critical for the function of OREC or the origin of replication of the DNA of the prokaryotes। तो उनका काम ये होता है कि ये डीएनए की जो रेप्लिकेशन पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ पे मतलब कि प्रोकैरियोटिक डीएनए पे जिस जगह पे ये 9 बेस पेयर रिपीट्स की 4 जगहें पड़ी होंगी वहाँ पे आपके डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। ठीक है, डीएनए कहीं मतलब इतना बड़ा डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स का, तो कहीं पे भी डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू नहीं होगी जहाँ पे ये स्पेसिफिक 4 जगह होंगी, और इन चारों जगहों में से हर एक जगह के ऊपर 9 बेस पेयर सीक्वेंस का ये वाला सीक्वेंस पड़ा होगा, वहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होगी। और दूसरी जगह कौन सी होती है, इसी सीक्वेंस के साथ 313 बेस पेयर रिपीट्स की 3 जगह होती हैं। तो आप देखें कि राइट साइड की जो डायग्राम है कि जो 9 बेस पेयर, जो ये 4 जगह हैं जिनके ऊपर 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस की जगह पड़ी हैं, उनके साथ ही 3 ऐसी जगह पड़ी हैं जहाँ पे 13 बेस पेयर के सीक्वेंसेस हैं। और वो 13 बेस पेयर के सीक्वेंसेस कौन कौन से हैं, GATCTN डबल टी एंड डबल टी। तो बेसिकली ये काउंट करो तो ये 13 बेस पेयर्स बनते हैं। तो ये जो 13 बेस पेयर्स हैं ये 3 इस तरह के सीक्वेंसेस पड़े होते हैं जो कि आपको राइट साइड की डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, एंड दीज आर 80 रिच होते हैं। तो आप देखें कि इसके अंदर कितने ज़्यादा टी मौजूद हैं। अगर टी मौजूद होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे स्टैंड के ऊपर ए मौजूद होगा, तो ये 80 रिच रीजन्स होते हैं। तो अगर आप इस सब को भी अगर आपको ये अगर कंफ्यूज कर रहा है तो कम से कम आप ये ज़हन में रखो कि जो राइट साइड की डायग्राम है ना, ये आपको ये शो कर रही है कि ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है इन द प्रोकैरियोटिक डीएनए। ये डीएनए की वो जगह है जहाँ पे आपका ओरिजिन होना है रेप्लिकेशन का। और इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि इसमें 4 जो आपकी जगह होती हैं वहाँ पे 9 बेस पेयर रिपीट्स पड़े होते हैं, और 3 जगहों के ऊपर जो रेड कलर की आपको जगह शो की हैं, इन 3 जगहों के ऊपर 13 बेस पेयर रिपीट्स पड़े होते हैं। मतलब कि जो एक लाल रंग का बॉक्स है ना, वहाँ पे 13 बेस पेयर रिपीट्स पड़े हैं इस सीक्वेंस में जो मेंशन्ड है स्लाइड में। दूसरे जो लाल डब्बा है उसमें भी 13 बेस पेयर रिपीट्स हैं, और जो तीसरा लाल डब्बा है उसमें भी 13 बेस पेयर रिपीट्स हैं। और इस पूरे के पूरे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो आपको दिखाया गया है, जिसमें 4 9 बेस पेयर रिपीट्स हैं जो कि आपको डार्क ब्लू बॉक्स में दिखाए गए हैं, और 3 13 बेस पेयर रिपीट्स हैं जो आपको लाल रंग के बॉक्सेस दिखाए गए हैं। इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये वो जगह है जहाँ पे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होना है। अब ये वो डायग्राम है जो कि मैंने खुद अपने हाथ से ड्रॉ किया है।
आपको बताने के लिए। अब आप सबसे ऊपर देखोगे मैंने मेंशन किया कि ओरी सी साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट है ऑन द प्रोकैरियोटिक डीएनए। और ये देखो मैंने डीएनए ज़रा सिंपल वर्जन में दिखाया है, जिसमें दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको दिखाया गया, ठीक है, जिसमें आपके पास जो ग्रीन रंग के शेडेड बॉक्सेस हैं वो बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस दिखाए हैं आपको राइट साइड के ऊपर, सबसे ऊपर वाली डायग्राम में जो ग्रीन शेडेड बॉक्सेस हैं, ये वो 4 बॉक्सेस हैं जिसमें ईच बॉक्स में 9 बेस पेयर सीक्वेंस मौजूद है। इनको 9 मर भी कहते हैं ईच बॉक्स को। क्यों? जैसे हम कहते हैं ना कि हेक्सामर जिसमें 6 चीज़ें पड़ी हैं, टेट्रामर जिसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, ट्राइमर जिसमें 3 हैं, डाइमर जिसमें 2 हैं। इस तरह जिस चीज़ में 9 चीज़ें पड़ी हों उसको 9 मर कहेंगे। तो ईच जो ग्रीन शेडेड बॉक्स है उसके अंदर 9 बेस पेयर मौजूद हैं, तो 4 टोटल बॉक्सेस हैं। और जो लाल रंग के आपको बॉक्सेस दिखाए हैं सबसे ऊपर वाली डायग्राम के लेफ़्ट साइड पे, उसमें ईच रेड बॉक्स में 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस मौजूद हैं और ईच बॉक्स को आप 13 मर भी कहते हो। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि 13 मर आप क्यों कहोगे। तो बेसिकली दिस होल जिस कंपोनेंट ये अगर मौजूद होगा आपके प्रोकैरियोटिक डीएनए में, तो ये वो जगह है जहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होगी और किसी जगह पे शुरू नहीं हो सकती। सिर्फ वो जगह जहाँ पे इस तरह के बेस पेयर के सीक्वेंसेस पड़े हों कि 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस पड़े हों, जहाँ जो कि ये इस सीक्वेंस में, और 4 9 बेस पेयर के सीक्वेंसेस पड़े हों जिनका सीक्वेंस ये वाला होना चाहिए। 4 9 बेस पेयर रिपीट्स एंड 13 बेस पेयर रिपीट्स। तो आपको फर्स्ट डायग्राम ऊपर वाले डायग्राम की समझ आ गई। और सेकंड जो डायग्राम दिखाई है कि अगर आप देखो कि रियल में डीएनए आपको कैसे नज़र आ रहा होगा, तो वो ऐसे नज़र आ रहा होगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में मौजूद है, जिसमें आपको 3 जगहों के ऊपर 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस मौजूद हैं लाल रंग के, और 4 जगहों के ऊपर ग्रीन कलर के 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब आपको राइट साइड के ऊपर एक डीएनए ए प्रोटीन दिखाई गई है पिंक कलर की। उसका काम क्या होता है? जो डीएनए होता है ना, वो कॉइल करता है अराउंड दिस प्रोटीन एंड कॉजेज द डीनेचुरेशन ऑफ द एटी रीजन। तो जो डीएनए प्रोटीन होगा उसका क्या, डीएनए ए प्रोटीन, उसका काम ये होता है कि जो ये 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस का जो रीजन है उसको ये अपने साथ कॉइल करवाएगी। मतलब कि जो 9 बेस पेयर रीजन है ना, आप देख रहे हो कि जो पिंक कलर का जो दिखाया गया डीएनए ए प्रोटीन, वो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वहाँ पे जाके लगा है जहाँ पे आपके 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस हैं। तो आपका जो डीएनए जहाँ पे 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस मौजूद हैं, वो डीएनए का पोर्शन इस डीएनए ए प्रोटीन इसके ऊपर कॉइल करेगा, इस प्रोटीन के ऊपर डीएनए कॉइल करेगा। और जब ये डीएनए जो कि जहाँ पे 9 बेस पेयर सीक्वेंस थे इस प्रोटीन पे जब कॉइल करेगा, उसके बाद इट कॉजेज द डीजेनेचुरेशन ऑफ द एटी रीजन। तो जैसे ही जो आपका 9 बेस पेयर सीक्वेंस वाला रीजन डीएनए ए प्रोटीन के ऊपर कॉइल करेगा, तो आपका जो डीनेचुरेशन होगी कहाँ पे, जहाँ पे आपका 13 बेस पेयर सीक्वेंस मौजूद है। ठीक हो गया, जहाँ पे आपके ये 13 बेस पेयर मौजूद है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट ये रखिए यहाँ पे, जो कि मैंने आपको सबसे ऊपर वाली डायग्राम के मेंशन किया है कि जो अनवाइंडिंग अकर्स हेयर, अनवाइंडिंग जो होगी, जो कि जहाँ पे अलहदा होना है आपका 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स ने, वो वहाँ पे आपस में अलहदा होंगे जहाँ पे 13 बेस पेयर सीक्वेंस मौजूद है। और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कहाँ पे होगी? वो सुपर कॉइलिंग मतलब सुपर कॉइलिंग, आपको पता है डीएनए कितना ज़्यादा सुपर कॉइल होता है कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल होता है। तो सुपर कॉइलिंग जो है वो नेगेटिव होगी, मतलब सुपर कॉइलिंग कम होगी किस जगह पे, जहाँ पे आपका 9 बेस पेयर सीक्वेंस मौजूद है। और अनवाइंडिंग कहाँ पे होगी, मतलब 2 स्ट्रैंड्स आपस में अलहदा कहाँ पे होंगे, जहाँ पे आपका 13 बेस पेयर सीक्वेंस मौजूद है। तो आपने ये ज़हन में रखना है। तो बेसिकली आपको ये बातें ज़हन में आ गई कि एक ओरी सी साइट है, वो साइट है प्रोकैरियोटिक डीएनए की जहाँ पे आपका ओरिजिन होनी है रेप्लिकेशन की। उसमें 2 साइट्स होती हैं। एक साइड वो होती है जहाँ पे आपके पास 4 ऐसी जिसे कहते हैं साइट्स मौजूद हैं जहाँ पे 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस हैं, और 3 ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस हैं, जो कि ये आपको बता दी हैं। 4 9 बेस पेयर रिपीट्स हैं
और 313 बेस पे रिपीट्स हैं इस तरह। और वो एक्चुअल में कैसे होती हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए ए प्रोटीन ने क्या करना है कि जो आपका 9 बेस पेयर सीक्वेंस वाला जो रीजन है डीएन ओरीसी साइट का, वो डीएनए ए प्रोटीन पे कॉइल करेगा, और उसके कॉइल करने की वजह से आपका जो डीनेचुरेशन होगी किस जगह की, जहाँ पे आपके डीएनए जो 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस मौजूद हैं। और जब डीनेचुरेशन होगी तो ये दो स्ट्रैंड्स आपस में डीनेचर हो जाएंगे। उसके बाद आपका दूसरा जो प्रोटीन आता है वो आपका एसएसबी प्रोटीन आता है, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन क्या करता है कि आपके जो दो सिंगल स्ट्रैंड्स आपस में अलहदा हुए हैं, कहाँ पे, जहाँ पे आपके 13 बेस पेयर मौजूद थे, वहाँ पे ये उनको आपस में अलहदा रखने में हेल्प करता है। जो आपको इसी डायग्राम की इसी जो पेज की जो नीचे थर्ड लास्ट जो आपको आखिरी जो डायग्राम नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं कि दो स्ट्रैंड्स आपस में अलहदा हो गए हैं। मतलब कि जो सेकंड नंबर पर डायग्राम देख रहे हैं, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो थर्ड डायग्राम में वो दो स्ट्रैंड्स आपस में अलहदा हो गए हैं। इनको आपस में अलहदा रखने में आपकी हेल्प करती है सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन। तो वही प्रोटीन्स ऊपर नीचे मौजूद हैं सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर। और उसके बाद आपका आता है डीएनए बी प्रोटीन। डीएनए बी प्रोटीन इज़ बेसिकली अ हेलिकेज एंड हेल्प्स टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनएस। तो आपको पता है कि जो दो स्ट्रैंड्स हमने आपस में अलहदा किए हैं, इनके आपस में जो आपको ब्लैक कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो जब तक ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तो हम इनके ऊपर न्यू डीएनए तो बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपका डीएनए बी प्रोटीन आपका हेल्प करेगा, जो कि उसका असल में वो क्या है, वो हेलिकेज है। और उसके बाद आपका डीएनए सी प्रोटीन होता है, जो कि हेलिकेज लोडर होता है। ये सिर्फ हेलिकेज को प्रॉपर जगह पे लोड करने में हेल्प करेगा और बाद में अलहदा हो जाएगा। तो आई होप आपको इस पूरी डायग्राम की समझ आ गई कि एक ओरी सी साइट होता है, वो साइट होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए में, जहाँ पे 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस पड़े होते हैं और 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस पड़े होते हैं, जो कि एक्चुअल में एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर मौजूद होते हैं। आपका डीएनए ए प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके ऊपर आपका वो वाले डीएनए का पोर्शन कॉइल करता है, जिसके ऊपर 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस मौजूद हैं। और जब वो कॉइल कर जाता है तो वो क्या करता है, ये डीएनए प्रोटीन आपका 80 रिच जो रीजन होता है 13 बेस पेयर सीक्वेंस, उसको आपस में उन दो स्ट्रैंड्स को अलहदा कर देगा और सिंगल स्ट्रैंड्स बना देगा। एसएसबी प्रोटीन इन दो स्ट्रैंड्स को आपस में अलहदा रखने में हेल्प करेगा। और जो आपका डीएनए बी प्रोटीन है, जो असल में हेलिकेज है, इन दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने में वो हेल्प करता है। और उसके बाद आपका आता है डीएनए जी प्रोटीन, जो कि एक्चुअल में एक प्राइमेज है। और आपको पता है कि प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज हेल्प्स टू मेक द आरएनए प्राइमर, एंड आरएनए प्राइमर के ऊपर आपका फिर डीएनए पॉलीमरेज लगते हैं और आपके न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं और आपका न्यू डीएनए बनता है। तो आपने देखा कि जो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में अलहदा हुए थे, इसके ऊपर आपका जो आई शेप में डीएनए जी प्रोटीन है ये वहाँ पे लग गया, और फिर डीएनए पॉलीमरेज ने न्यू न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स को, जो लाल रंग के स्ट्रैंड्स हैं, उनको ऐड करना शुरू कर दिया। और ऐड किस डायरेक्शन में होंगे, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। नीचे वाला स्ट्रैंड जो आप देख रहे हो वो लैगिंग स्ट्रैंड है और वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में ऐड होगा, लेकिन वो डिसकंटिन्यूअस है। उसकी डिसकंटिन्यूअसनेस क्यों है वो मैं अब आपको यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की डायग्राम में बेहतर एक्सप्लेन करूँगी और आपको समरी नोट्स में उससे भी मज़ीद बेहतर एक्सप्लेन करूँगी। इसलिए लेक्चर को कंटिन्यूसली सुनना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जो लेक्चर्स में आगे जाके बातें होती हैं वो पिछली स्लाइड से रिलेट कर रही होती हैं। सो यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द लेक्चर एज अ होल। तो आई होप आपको समझ आ गई। तो इनिशिएशन कैसी होगी, ओरी सी जो डीएनए वो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक, जहाँ पे आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है प्रोकैरियोटिक डीएनए की। तो बेसिकली ये आपको वो प्रोसेसेस दिखाए हुए हैं कि डीएनए ए प्रोटीन करता क्या है। तो डीएनए ए प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके ऊपर आपका ओरी सी डीएनए रैप करेगा, और फिर जब वो रैप कर जाता है तो आपका जो 80 रिच रीजन होता है, जो कि 13 बेस पे रीजन होता है, वो डीएनए का रीजन आपस में दो स्ट्रैंड्स अलहदा होती हैं। देख रहे हो आपके जो दो स्ट्रैंड्स हैं लाल, जिनके ऊपर आपके 13 बेस पे सीक्वेंसेस मौजूद हैं, वो आपस में अलहदा हो गए हैं। और जो ब्लू कलर के स्ट्रैंड्स हैं वो सिर्फ बाइंड करते हैं। तो मैंने यही बात तो आपको यहाँ पे भी बताई है, जो आपको राइट साइड के ऊपर आपको रिटन मटेरियल मेंशन हुआ है कि डीएनए कॉइल्स अराउंड दिस प्रोटीन। और डीएनए का कौन सा पोर्शन डीएनए ए प्रोटीन पे कॉइल करता है,
वो पोर्शन डीएनए का जहाँ पे आपके 9 बेस पेयर सीक्वेंस मौजूद है। तो जो 9 बेस पेयर सीक्वेंस मौजूद है वो आपको लाल रंग के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो वो इस डीएनए ए प्रोटीन के ऊपर कॉइल कर गया। और जो लाल रंग के बॉक्सेस वाला डीएनए है वो रीजन है जहाँ पे आपके 13 बेस पेयर्स मौजूद हैं। वो जो रीजन है डीएनए के डबल हेलिकल, वो आपस में अलहदा हो गए हैं। और उसके बाद जब वो आपस में अलहदा हो गया, उनके आपस के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपका डीएनए बी हेलिकेस लोड होगा और उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। और जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे सिंगल स्ट्रैंडेड के, तो उनके ऊपर न्यू डीएनए बनता है। एलोंगेशन कैसे होती है? एलोंगेशन ऐसे होती है कि जब प्राइमर लग जाता है हमारे पास डीएनए जी जो प्रोटीन है विच इज़ द प्राइमेज, जब वो प्राइमर लग जाता है आरएनए प्राइमर, तो उसके ऊपर फिर डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और न्यू डीएनए के पॉलीमर्स ऐड होने शुरू हो जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक अटैक by the 3' OH on the alpha phosphate releases the pyrophosphate, subsequently hydrolyzed into 2 phosphates. This hydrolysis drives DNA synthesis to completion. तो बेसिकली ये 2 पॉइंट्स बताए हैं, इनको जहन में रखने की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। वो सिंपल ज़ुबान में उसने ये बताया कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पहले ब्रेक होंगे हेलिकेज की वजह से, उसके बाद आपका डीएनए की सिंथेसिस होगी और कंप्लीशन होगी। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा बाय द 3' अल्फा फॉस्फेट फ्रॉम ऑफ द हेलिकेज। वो पहले जो सा है इनको ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बिटवीन द 2 सिंगल स्ट्रैंड्स, और जब 2 सिंगल स्ट्रैंड्स के दरमियान के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे फिर उनके ऊपर न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि आपको एज अ होल सर्कुलर डीएनए नज़र आ रहा है प्रोकैरियोटिक, और उसकी एक जो जगह है जो कि ओरी सी साइड थी वहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू हो गई। वो एज अ होल रेप्लिकेशन बढ़ती गई और 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन गए और फिर वो 2 आपस में अलहदा हो गए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज टोपोआइसोमरेज 4। तो ई कोलाई जो कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इस कंप्लीटेड थ्रू द यूज़ ऑफ टर्मिनेशन प्रोसेस एंड द टस प्रोटीन। बेसिकली टस प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन को टर्मिनेट करती है। तो हमेशा तो नहीं डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, कभी ना कभी रुकेगी तो सही ना, तो वो टस प्रोटीन की हेल्प मदद से रुकती है। आफ्टर रेप्लिकेशन डॉटर डीएनएज रिमेन लिंक्ड एज कैटिनिन्स टू लिंक्ड सर्कल्स। तो आप देख रहे हो 2 सर्कल्स आपस में डायग्राम नंबर 1, 2, 3 के अंदर 3 में 2 सर्कल्स आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे देख रहे हैं 2 चूड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये इनको कैटिनीन्स कहते हैं। 2 लिंक्ड सर्कल्स को आपस में कैटिनीन्स कहते हैं। तो इनको अलहदा होना बहुत ज़रूरी है ताकि 2 डॉटर सेल्स में वो जा सके डीएनए। So topoisomerase 4 is an enzyme which catalyzes the decatenation. It separates the 2 circles. A break is made in one daughter molecule and second molecule passes through the break, and thus 2 circles are separated from one another. And this is how termination of DNA replication takes place. Now we'll talk in detail how DNA replication takes place in eukaryotes, and in this I will give you the concept of the leading strand and the lagging strand, and the detail of which will also be explained in the summary notes. तो लाजमी समरी नोट्स भी देखा करें, बिकॉज समरी नोट्स में मैंने खुद हाथों से चीज़ें ड्रॉ की होती हैं और मैं हाथों से एक एक पॉइंट को फिंगर रख के बताती हूँ, तो वो जब मैं बताऊंगी तो वो आपको बेहतर समझ आएगी। बिकॉज कंटिन्यूस स्लाइड के अंदर पॉइंटर यूज़ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब मैं समरी नोट्स में पेन को एज अ पॉइंटर यूज़ करती हूँ, एज अ ब्लैक बोर्ड यूज़ करती हूँ, तब आपको समरी नोट्स के साथ रिलेट करना लेक्चर बहुत आसान रहता है। तो ये आपकी ईज़ के लिए ही किया गया है काम। So the first major step for the DNA replication to take place is the breaking of hydrogen bonds between the bases of the 2 anti-parallel strands. तो 2 जो स्ट्रैंड्स होते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के, उनको सबसे पहले अलहदा होना ज़रूरी है। वो 2 स्ट्रैंड्स आपस में अलहदा होंगे तो उनके ऊपर न्यू डीएनए बनेगा। तो ये तो ऑब्वियस वाला पॉइंट है। तो पहला स्टेप तो ये है कि 2 जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं जो पेरेंट मॉलिक्यूल के, उनको आपस में अलहदा होना ज़रूरी है। Formation of replication bubbles. Replication occurs in both direction along the length of the DNA and both strands are replicated simultaneously. तो दोनों strands दो strands unwind होते हैं DNA के, उनके ऊपर simultaneous replication होती है. This replication process generates replication bubbles.
बबल्स क्यों होंगे? बिकॉज आप देख रहे हो कि एक एज अ होल डीएनए स्ट्रैंड के अंदर जगह जगह के ऊपर डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है, जगह जगह पर डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होती है, और जगह जगह पर जब वो शुरू होंगे हेलिकेज की वजह से, जब डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनवाइंड होना शुरू होगा तो जगह जगह के ऊपर डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं वो रेप्लिकेट करना शुरू करेंगे और दो डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल्स बनते रहेंगे। तो आप देखो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है जिसकी वजह से बबल बनेगा, फिर दूसरी जगह पे, फिर तीसरी जगह पे, और इस तरह वो इलॉन्गेट करता जाएगा डीएनए बबल, और फिर एज अ होल 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। द अनवाउंडिंग ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेन पॉइंट वो होता है जब डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो आपस में उसके 2 स्ट्रैंड्स जब अलहदा होंगे, अनवाइंड होंगे, जब पेरेंट मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रैंड्स आपस में अलहदा होंगे तब जाके उन स्ट्रैंड्स के ऊपर न्यू डीएनए बनेगा। लेकिन अगर जब आपस में वाउंड अप रहेंगे तो फिर वो तब तक नहीं रहेगा, वो तब तक उस पर रेप्लिकेशन नहीं हो सकती। द स्प्लिटिंग हैपन्स इन द प्लेसेस ऑफ चेन्स विच आर रिच इन एटी। तो जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक डीएनए में भी पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स में भी उस जगह पे अनवाइंडिंग है जहाँ पे आपके पास 13 बेस पेयर रिपीट्स पड़े हैं और वो 80 रिच रीजन है। तो हमेशा वहाँ पे ही रेप्लिकेशन ओरिजिन होगी जहाँ पे एडेनिन और थायमीन रिच बेस पेयर रीजन होगा डीएनए का। That is because there are only 2 bonds between adenine and DNA. So it is obvious to remember that कि adenine और thiamine जो bases होती हैं इनके आपस में 2 bonds होते हैं, कंपेयर टू गुआनिन एंड साइटोसिन इनके आपस में 3 bonds होते हैं। तो 3 लोगों को आपस में अगर उन्हें हाथ जोड़ के खड़े हैं उनको आपस में अलग करना मुश्किल है कंपेयर टू 2 पीपल जो लोग आपस में हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो अगर 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करना आसान है कंपेयर टू 3 बॉन्ड्स। सो दैट इज़ वाई पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमेशा वो होता है जहाँ पे आपके ए एंड टी के बेस पेयर्स मौजूद होते हैं, बिकॉज ए और टी को आपस में ब्रेक करना आसान है बिकॉज दे हैव 2 बॉन्ड्स बिटवीन दैम। Helicase in the enzyme that splits the 2 strands, the structure is recreated as a replication fork. इसको fork क्यों कहा जाता है? कि जब 2 strands आपस में अलहदा होंगे तो बिल्कुल एक fork बनेगा। fork के मतलब कि 2 जो कांटे की तरह ना 2 strands आपस में अलहदा होंगे, आपको लगेगा एक fork बना हुआ है। तो जब 2 strands आपस में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अलहदा होंगे तो एक fork बन जाता है वो। In order for DNA replication to begin, the double-stranded DNA helicase must first be opened. तो ये तीसरी दफ़ा उसने बात कर दी कि जब डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तब तक रेप्लिकेशन शुरू नहीं होगी जब तक वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओपन नहीं होगा, अनवाइंड नहीं होगा। द साइट्स वेयर दिस प्रोसेस फर्स्ट अकर्स इज नोन एज द रेप्लिकेशन ओरिजिन्स और द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक डीएनए में पढ़ा, हेलिकेज जो है इन 2 स्ट्रैंड्स को आपस में अनवाइंड करने में हेल्प करेगा। तो आप ये देखें कि आपको एक नज़र आ रहा है एक डीएनए का स्ट्रैंड जो आपस में एंड पे जाके उसके 2 स्ट्रैंड्स अलहदा हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज हेलिकेज विच इज़ हेल्पिंग इन द अनवाइंडिंग ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स। कि ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में और 2 स्ट्रैंड्स को अलहदा करने में हेल्प करेगा ताकि इन स्ट्रैंड्स के ऊपर न्यू डीएनए बने। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जिनका छोटा फॉर्म एसएसबी है, वर्क टू बाइंड इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स इन अ डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स and aid the helicases in opening it up into single strands. They are particularly useful in stabilizing the unwound single-stranded फॉर्मेशन। तो बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमने प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में भी उनका फंक्शन पढ़ा, उनका फंक्शन ये होता है कि जो 2 हमने स्ट्रैंड्स अलहदा किए हैं, 2 स्ट्रैंड्स हमने अलहदा किए हैं, ऊपर नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, एक फोर्क बन गया है, फोर्क के 2 प्रोंग्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन प्रोंग्स को आपस में अलहदा रखने में आपका सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स इनको हेल्प करेगा और हेलिकेज को भी हेल्प करेगा ताकि मज़ीद अनवाइंडिंग हो सके। The replication fork is a structure that forms within the nucleus during DNA replication. तो within the nucleus जब DNA replication होती है तब आपका replication fork बनेगा। ज़रा replication fork तभी बनेगा जब आपको DNA replication करनी होगी। It is created by helicases. तो replication fork बनता किस वजह से है? जब helicase डबल स्ट्रैंडेड DNA को आपस में 2 स्ट्रैंड्स को अलहदा करना शुरू होगा। अब ये देख रहे हैं 2 स्ट्रैंड्स आपस में अलहदा हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द enzyme or the protein helicase. This results in the structure that has 2 branch or prongs. Each one is made up of a single strand of DNA. तो जो ये 2 prongs बने हैं ना,
दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और हेलिकेज वो है जिनको आपस में अलहदा करने में आपको हेल्प कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो किया है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स। These two strands serve as the template for the leading and lagging strands, which will be created as DNA polymerase matches complementary nucleotides to the template. तो ईच जो इंडिविजुअल स्ट्रैंड अब आपका अब अलहदा हुआ है पेरेंट स्ट्रैंड, वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा और इस टेम्पलेट के ऊपर आपका नए डीएनए मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होने शुरू हो जाएंगे। द टेम्पलेट्स में बी प्रॉपरली रेफर्ड टू एज द लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट एंड द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। ठीक हो गया। अब ये लीडिंग क्यों कहेंगे एक स्ट्रैंड को और एक स्ट्रैंड को लैगिंग क्यों कहेंगे, वो उसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। One of the most important steps of DNA replication is the binding of RNA primase in the initiation point of the 3' to 5' parent chain। इसमें जो highlighted point है ना, जो main keyword है वो ये है कि जो parent chain है वो जो कि 3' to 5' रन कर रही है, वहाँ पे आपका RNA प्राइमेज लगेगा ताकि उस पर कॉम्प्लीमेंट्री 5' to 3' न्यू डीएनए बने। आपको पता है कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। 5' to 3' एंड पे दूसरा जो स्ट्रैंड अटैच्ड होगा वो 3' to 5' एंड रन कर रहा होगा। तो जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो 3' to 5' एंड रन कर रहा होगा, तो उसके ऊपर 5' to 3' एंड का डीएनए न्यू डीएनए बनेगा। ठीक है। सो दैट इज़ वाई जो पेरेंट चेन है उसका 3' to 5' एंड का इनिशिएशन पॉइंट होगा, तो फिर उस पर आरएनए प्राइमेज लगेगा, फिर आरएनए प्राइमर लगेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, फिर वो डीएनए पॉलीमरेज इन द ग्रोइंग 5' to 3' न्यू डीएनए ऐड करेगा। आई थिंक बहुत से लोगों को इसमें ये कन्फ्यूजन होगी कि मैम 3' to 5' एंड क्या है और 5' to 3' एंड क्या है। वो हम जब मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो करूँगी ना तब आपको समझ आएगी। उसके लिए फ़िलहाल हम इन सब पॉइंट्स को एक दफ़ा पढ़ लेंगे और फिर हम डायग्राम में बेहतर समझेंगे। RNA primase can attract RNA nucleotides which bind to the DNA nucleotides of the 3' to 5' parent strand due to hydrogen bonds between the bases। तो जो पेरेंट स्ट्रैंड है जो कि 3' to 5' एंड रन कर रहा होता है, वहाँ पे आपका क्या अटैच होगा, आरएनए प्राइमर जो कि आरएनए प्राइमेज जो कि उसके ऊपर आरएनए प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा, किसके ऊपर, जो कि पेरेंट स्ट्रैंड है उसके ऊपर ऐड करेगा। RNA nucleotides are the primers for the binding of DNA nucleotides. RNA primase lays down the RNA primers so that the DNA polymerase 3 can get to work or can function। जब तक आपका RNA primase RNA primer sequence नहीं बनाएगा तब तक आपका DNA polymerase न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं कर सकता। ये बात जहन में रखें कि जब दो आपस में हम लोग ने डीएनए स्ट्रैंड्स को अलहदा कर लिया तो यकदम आपका डीएनए पॉलीमरेज न्यू स्ट्रैंड्स को न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना नहीं शुरू कर देगा टू मेक अ न्यू डीएनए। सबसे पहले आपका आरएनए प्राइमेज आरएनए प्राइमर ऐड करेगा टू द न्यू टू द पेरेंट स्ट्रैंड। फिर उसके बाद जब आरएनए प्राइमर बन जाएगा उसके ऊपर फिर डीएनए पॉलीमरेज न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देगा इस तरह। तो आप देखें कि आपका जो यहाँ पे आपको 3' to 5' एंड के कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आएगी, वो आपको जो मेन डायग्राम है उसमें समझ आएगी। तो कम से कम इसमें याद रखें कि आरएनए प्राइमर इज़ द सीक्वेंस जो कि आपके पेरेंट स्ट्रैंड पे ऐड होता है, और आरएनए प्राइमेज वो एंजाइम है जो कि इस आरएनए प्राइमर को बनाने में हेल्प करता है। तो RNA primer is basically the RNA nucleotides which are added on the parent DNA nucleotides strand के ऊपर जो ऐड होता है। Once RNA primer has been laid down by primase, the DNA polymerase 3 can build the second strand continuously in the same direction that the double helix is being opened। जिस डायरेक्शन में डबल हेलिक्स ओपन हो रही होगी उस डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज रन करेगा और न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनता जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ बार बार आपको एक ही बात कि समरी नोट्स देखें और फिर इस स्लाइड से दोबारा रिलेट करना आपने, क्योंकि उसमें मैंने आपको
पॉइंटर के साथ, पेन पॉइंटर के साथ मैंने ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो जैसे जैसे आपका डीएनए का स्ट्रैंड ओपन होता रहेगा वैसे वैसे आपके न्यू जो स्ट्रैंड्स होंगे वो अनवाइंड होते रहेंगे, उनके ऊपर न्यू डीएनए बनता रहेगा और उसी डायरेक्शन में आपके न्यू डीएनए elongate होता रहेगा। To complete the process, DNA polymerase 1 replaces the RNA primer with DNA। तो जो आपका इनिशियली RNA प्राइमर बना था विच इज़ मेड अप ऑफ RNA न्यूक्लियोटाइड्स, उसको आपका DNA polymerase 1 DNA न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर देगा। ठीक हो गया। तो आप देख रहे हो कि ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है वो लीडिंग स्ट्रैंड है बिकॉज उसके ऊपर जो न्यू डीएनए ऐड हो रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐड होगा, और उसका जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा बिकॉज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड के ऊपर न्यू डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐड होगा। और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है वो लैगिंग स्ट्रैंड है बिकॉज उसके ऊपर जो नीचे जो स्ट्रैंड खुला है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड खुला है और उसके ऊपर फिर उस डायरेक्शन में ऐड नहीं होगा। उसमें किस डायरेक्शन में ऐड होगा, जिस डायरेक्शन में आपका वो डीएनए वो अनवाइंड हो रहा है। दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। जब तक मैं आपको प्रॉपर डायग्राम पॉइंटर के साथ नहीं दिखा देती तो डोंट गेट कंफ्यूज until or unless I tell you. In the lagging strand, the DNA polymerase 1 exonuclease reads the fragments and removes the RNA primers. The gaps are enclosed with the action of DNA polymerase, which adds complementary nucleotides to the gaps, and DNA ligase, which acts as a glue to attach the phosphate to the sugar by forming the phosphodiesterase bond. तो बेसिकली उसने ये बात की कि लैगिंग स्ट्रैंड्स में हमारे पास ना डिसकंटिन्यूअस एडिशन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, कि एक ग्रुप बनता है न्यूक्लियोटाइड्स का, फिर एक ग्रुप बनता है, फिर एक ग्रुप बनता है, और उनकी आपस में जो अटैचमेंट होती है वो विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज होगी। और जो डीएनए पॉलीमरेज 1 एक्सोन्यूक्लियस है वो आरएनए प्राइमर्स जो अटैच होते हैं उनको अलहदा करने में हेल्प करता है। ईच न्यू डबल हेलिक्स इज कंसिस्टेड ऑफ अ ओल्ड चेन एंड अ न्यू चेन। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो जो आपके पास नया डीएनए बन रहा होता है ना, तो उसमें एक जो स्ट्रैंड होता है वो पेरेंट का होता है और जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा होता है वो कम्प्लीटली न्यू बन रहा है। सो इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव, आधा कंजर्वेटिव है, आधा चूँकि पेरेंट का स्ट्रैंड है और उसके ऊपर न्यू डीएनए बन रहा है। ये वो डायग्राम है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ और मैं समरी नोट्स में उसे पॉइंटर से भी एक्सप्लेन करूँगी। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में अनवाइंड हो गए हैं और इनके अनवाइंड होने के ऊपर से इनके ऊपर न्यू डीएनए बन रहा है लाल रंग का। ठीक है, तो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है ना बेटा उसको लीडिंग स्ट्रैंड कह रही हूँ मैं, और नीचे वाला जो स्ट्रैंड है उसको मैं लैगिंग स्ट्रैंड कह रही हूँ। जो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है ना बेटा उसको लीडिंग स्ट्रैंड इसलिए कह रही हूँ बिकॉज उसके ऊपर जो डीएनए बन रहा है ना न्यू वो कंटिन्यूसली बन रहा है। और वो कंटिन्यूसली क्यों बन रहा है, बिकॉज जो डायरेक्शन ऑफ इलॉन्गेशन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है। आप देखें इसी डायग्राम के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मैंने मेंशन किया है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलवेज एडेड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिर्फ तभी ऐड होंगे जब पेरेंट जो स्ट्रैंड है जो नीले रंग का है ऊपर वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होगा तब भी उसके ऊपर नीचे वाला स्ट्रैंड जो न्यू डीएनए है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐड होगा। तो पेरेंट स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो उसके ऊपर जो न्यू जो बन रहा है डीएनए वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। और चूंकि हमने ये बात की कि हमेशा एलोंगेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है, तो डैट इज़ वाई जो स्ट्रैंड जिसके ऊपर जो डीएनए न्यू बन रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है तो उसको आप लीडिंग स्ट्रैंड कहोगे, और उस लीडिंग स्ट्रैंड का जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है और उसके ऊपर जो न्यू स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा होता है। उसके अलावा जो आपको लीडिंग स्ट्रैंड पे मैंने बात बताई है कि उसके ऊपर प्राइमेज वो एंजाइम है जो कि इनिशियली आरएनए प्राइमर बनाएगा। आरएनए प्राइमर वो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का जो कि आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स जिसके ऊपर मौजूद होते हैं। और जब ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स पहले बनते हैं आपके, और इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स पहले आपके पेरेंट डीएनए के साथ अटैच होंगे और उसके ऊपर फिर आपका डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूसली आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा और आपका इलॉन्गेट होता रहेगा न्यू डीएनए का स्ट्रैंड। तो आई होप आपको लीडिंग स्ट्रैंड की यहाँ पे समझ आ गई। नीचे मौजूद है बेटा आपका लैगिंग स्ट्रैंड। अब आपको ये बात जहन में रखनी है कि हमेशा जो आपका डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड।
तो आप ये देख रहे हो कि नीचे जो नीले रंग का स्ट्रैंड है वो पेरेंट स्ट्रैंड है, और पेरेंट स्ट्रैंड जिस डायरेक्शन में खुला है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड खुला है। तो अगर पेरेंट स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है तो उसके ऊपर जो न्यू डीएनए लगेगा तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड नहीं लग सकता, बिकॉज हमेशा जो न्यू डीएनए ऐड होगा, जो मैंने टॉप लेफ्ट में बात की बात कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलवेज एडेड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सो दैट इज़ वाई लैगिंग स्ट्रैंड में सीक्वेंसेस में आपके डीएनए ऐड होता है। सीक्वेंसेस में क्यों ऐड होता है कि इनिशियली आपका जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है नीले रंग का वो पेरेंट डीएनए है, उसके ऊपर आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड बनेगा इनिशियली एक फ्रेगमेंट, उसके बाद फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम का एक सेगमेंट बनेगा, फिर जंप करके पीछे आपका डीएनए पॉलीमरेज जा रहा है, फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है, और इस तरह जैसे जैसे आपका हेलिकेज जो ग्रीन रंग का आपको प्रोटीन नज़र आ रहा है वो खोलता रहेगा आपके डीएनए डबल स्ट्रैंड को, उस तरह फिर आपके पीछे की तरफ आपका वो जा रहा है। देख रहे हो वो मैं ब्लैक कलर का एरो मैंने शो किया हुआ है, ब्लैक कलर का एरो जंप कर रहा है, आपके ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, और वो दो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए आपका डीएनए लाइगेज हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पे भी आपको लैगिंग स्ट्रैंड की उस तरह समझ नहीं आएगी जब तक मैं आपको पॉइंटर की मदद से नहीं समझाऊंगी, तो आपको मैं समरी नोट्स में अभी पॉइंटर की मदद से भी समझाऊंगी। फिलहाल ये बात इसमें बात याद रखें कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है ना, लैगिंग स्ट्रैंड बेसिकली वो स्ट्रैंड है पेरेंटल स्ट्रैंड जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में ओपन हुआ है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड एक टेम्पलेट पेरेंट स्ट्रैंड है जिसके ऊपर आपका न्यू डीएनए ऐड होना है, और न्यू डीएनए तो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होगा, लेकिन हमारा पेरेंट डीएनए भी तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, तो उसको ऐड करने के लिए आपका जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फ्रेगमेंट्स में ऐड होंगे। वो फ्रेगमेंट्स में क्यों ऐड होंगे वो मैं आपको समरी नोट्स में एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज इसमें पॉइंटर मैं अभी यूज़ नहीं कर सकती, मैं आपको समरी नोट्स में पॉइंटर की मदद से एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों ऐसा होता है कि ऊपर तो कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, देख रहे हो कितना स्मूथली डायरेक्शन ऑफ इलॉन्गेशन जा रही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड आपका न्यू डीएनए होता जा रहा है ग्रो, लेकिन नीचे वाला आपका फ्रेगमेंट्स में हो रहा है। वो फ्रेगमेंट्स में क्यों हो रहा है उसकी रीज़न मैं आपको समरी नोट्स में बताऊँगी। ये आपको 1 बाय 1 स्टेप्स बताएं कि फर्स्ट स्टेप द हेलिकेजेस अनवाइंड द पेरेंटल डबल हेलिक्स, सेकेंड द सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज द अनवाउंड पेरेंटल डीएनए, थर्ड द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज कंटिन्यूसली इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो आप ये देख रहे हो कि ऊपर जो डार्क ब्लू कलर का आपका पेरेंटल डीएनए है, उस डार्क ब्लू पेरेंटल डीएनए के ऊपर आपका लाइट ब्लू कलर का आपका न्यू डीएनए ऐड हो रहा है या डॉटर डीएनए ऐड हो रहा है। और आप ये देखो कि ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि जो ऊपर डार्क ब्लू कलर का स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम है, और जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है स्काई ब्लू वो 5 प्राइम है, बिकॉज दो डीएनए के स्ट्रैंड्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड जो स्ट्रैंड रन कर रहा है उसके ऊपर जो स्ट्रैंड ऐड होगा कॉम्प्लीमेंट्री वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐड होगा। सो दैट इज़ वाई रेप्लिकेशन जो हो रही है डीएनए की वो कंटिन्यूस हो रही है, बिकॉज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड आपका डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता जा रहा है आपके न्यूक्लियोटाइड्स को। लेकिन जो नीचे वाला जो प्रोंग है ना आपका वो लैगिंग स्ट्रैंड है। द लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली। प्राइमेज synthesizes a short DNA primer which is extended by the DNA polymerase to form a Okazaki fragment। तो इनिशियली आपका एक फ्रेगमेंट बनता है, ठीक है, वो फ्रेगमेंट बनता है फ्रॉम द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इन द न्यू स्ट्रैंड, और पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। पेरेंटल स्ट्रैंड में वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होगा तो ही आपका न्यू स्ट्रैंड आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, बिकॉज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा जब भी न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनेगा। लेकिन जो आपका डीएनए लैगिंग स्ट्रैंड में खुल रहा है वो तो 5 प्राइम एंड से खुल रहा है, तो उसको ऐड कैसे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, कि आपका एक इनिशियल सेगमेंट बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर पीछे जंप करेगा आपका पॉलीमरेज, फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इस तरह वो ऐड होता जाएगा। दैट इज़ वाई मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं समरी नोट्स में पॉइंटर की मदद से लैगिंग स्ट्रैंड के कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाऊंगी, बिकॉज वो मैं जब तक पॉइंटर यूज़ नहीं करूँगी ना तब तक वो समझ नहीं आएगी आपको, वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा उसका। कुछ डिफरेंसेस बताया कि आपके पास के डीएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। पोलीमराइजेशन रेट सबसे हाई डीएनए पॉलीमरेज का होता है, दैट 3 का होता है। दैट इज़ वाई वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दे इन द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। प्रोसेसिविटी भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है,
प्रूफ रीडिंग ये करवा रहा होता है, इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है कि ये जोन सा होता है फ्रेगमेंट्स जोन से आपके पास बन रहे होते हैं उनके ऊपर प्रूफ रीडिंग करवाता है। प्राइमर को रिमूव करने में हेल्प नहीं करता। आपका जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है ना, वो आपका जो आरएनए प्राइमर है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। वही बात जो मैंने आपको इसी यूकैरियोट्स का जो मैंने रेप्लिकेशन बताई है उसमें मैंने बताई कि जब आपका आरएनए प्राइमर इनिशियली जब बनता है, बिकॉज आरएनए प्राइमर का काम क्या होता है, उसने डीएनए पॉलीमरेज 3 को अटैच करवाना है जिसने एलोंगेशन करवानी है। तो आरएनए प्राइमर जो है वो बेसिकली आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और हमें तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स नहीं चाहिए होते बिकॉज हमें तो डीएनए बनाना है। तो इनिशियली डीएनए पॉलीमरेज 3 को स्टार्ट करने के लिए आपको आरएनए प्राइमर चाहिए, और जब आरएनए प्राइमर बन जाता है और अपना काम वो पूरा कर देता है तो उस आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 1, और उसकी जगह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा। देन वी हैव द स्ट्रैंड सिंथेसिस। स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 भी हेल्प करता है इन द लैगिंग स्ट्रैंड। डीएनए का जो रिपेयर होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 करवाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज 3 नहीं करवाते। तो इसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2 याद रखने हैं कि जो पॉलीमराइजेशन जो होती है वो आपकी डीएनए पॉलीमरेज 3 करवाएगी। पॉलीमराइजेशन से मुराद ये है कि न्यू जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके अंदर जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे होते हैं वो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 करवाता है। और जब का प्राइमर का जो रिमूवल होता है, आरएनए प्राइमर का रिमूवल आपका वो डीएनए पॉलीमरेज 1 करवाता है। कम से कम ये डिफरेंस याद रखें। फिर यूकैरियोटिक डीएनए के पॉलीमरेजेस होते हैं। Eukaryotes have counterparts for each of these enzymes plus some additional ones. A comparison is given in this. कि ई कोलाई का जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो मैमेलियन अल्फा होता है, वो गैप फिलिंग में और सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड में हेल्प करता है। वही मतलब कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम है ना, वही मैमेलियन पॉलीमरेज जो अल्फा है उसका भी यही काम है। बेसिकली 1 का दूसरा नाम है अल्फा, जो कि मैमेलियन मैमल्स के पॉलीमरेजेस को दूसरा नाम दिया है अल्फा। जो पॉलीमरेज 3 होता है उसका जो तीसरा नाम जो पॉलीमरेज 3 होता है उसका दूसरा नाम जो मैमल्स के अंदर होता है वो डेल्टा होता है। उसका भी वही काम है जो डीएनए पॉलीमरेज 1 का है। और डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है? पॉलीमराइजेशन करवाना और प्रूफ रीडिंग करवाना। तो वही उसका भी काम है डेल्टा का। तो बेसिकली ये जो डीएनए पॉलीमरेजेस के जो नाम है ना, उनके दूसरे नाम है मैमेलियंस के अंदर, बिकॉज उनके फिर मज़ीद कुछ काम हो गया डीएनए पॉलीमरेज 2 के रेफरेंस में, कि ये डीएनए पॉलीमरेज 2 जो सा है वो प्रूफ रीडिंग और रिपेयर भी करवाता है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का सिंथेसिस भी करवाता है। तो कम से कम ये आपने बात याद रखनी है। द लास्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज टर्मिनेशन। दिस प्रोसेस हैपन्स व्हेन द डीएनए पॉलीमरेज रीचेस द एंड ऑफ स्ट्रैंड्स। ऑब्वियसली डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा के लिए नहीं होगी, उसकी टर्मिनेशन भी एक पॉइंट पे कभी ना कभी होगी। तो इस प्रोसेस को आप टर्मिनेशन कहते हो। द एंड ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड वेयर द लास्ट प्राइमर बाइंड्स इजंट रेप्लिकेटेड। The ends of the linear DNA consist of non-coding DNA that contains repeat sequences and are called telomeres. तो telomeres वो regions होते हैं repeat sequences DNA की जो कि non-coding DNA होते हैं और वहाँ पे replication नहीं होती, और इस तरह फिर आपकी termination हो जाती है DNA replication की। The DNA replication is not completed before a mechanism of repair fix possible errors during the replication. तो डीएनए रेप्लिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक जो डीएनए की रिपेयर ना हो जाए, बिकॉज आपको पता है जब तक डीएनए की रेप्लिकेशन होती रहती है तो बीच में कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं जैसे लैगिंग स्ट्रैंड में जो कि फ्रेगमेंट्स में मौजूद होती हैं, तो उन फ्रेगमेंट्स को आपस में रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन तब तक स्टॉप नहीं होती जब तक डीएनए रिपेयर नहीं हो जाता जब उसकी ज़रूरत हो। Enzymes and nucleases remove the wrong nucleotides and DNA polymerase fills the gaps. Proof reading and editing. तो हमने बात की कि डीएनए पॉलीमरेज 1 इट प्रूफ रीड्स एंड करेक्ट्स टाइपोस। ऑब्वियसली एक डीएनए के अंदर गलत बेसिस भी ऐड हो सकते हैं कि ओरिजिनली ए को टी के साथ बाइंड करना है, एडिनिन थायमिन के साथ बाइंड करता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ बाइंड करता है, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे एडिनिन गुआनिन के साथ बाइंड कर गया तो डीएनए पॉलीमरेज 1 ऐसे मिस्टेक्स को देख लेता है और फिर ऐसे बेसिस को हटा देता है। रिपेयर्स मिसमैच्ड बेसिस, रिमूव्स एबनॉर्मल बेसिस। थैंक यू वेरी मच। और अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे समरी नोट्स में कि किस तरह लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर आपका डीएनए ऐड हो जाता है, बिकॉज लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए की इलोंगेशन इंतहाई क्रिटिकल पॉइंट है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, और उसके ऊपर पॉइंटर का यूज़ करके मैं अब आपको मज़ीद बेहतर तौर पे समझाऊंगी।